तुमको सिर्फ एक ही इंडिकेटर दूंगी ट्रेड करने के लिए, और वो कौन सा इंडिकेटर होगा तो मैं RSI बोलूँगा। और अगर आप मेरे से नहीं, आप जाकर जितने भी ट्रेडर हैं ना, सबसे जिससे भी पूछोगे कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो, तो 95% लोग बोलेंगे कि RSI यूज़ करते हैं। जहाँ पे RSI डाइवर्जेंस में है, स्लोप भी आ गया है, लेकिन आपका ऑर्डर चेंज नहीं हो, जिसको आप कोमा बोलते हैं, तो तब तक आप बाय ऑन डिप्स पे चलेंगे। हाँ, मूविंग एवरेज का ऑर्डर जब तक सही है, हाँ, तब तक बाय ऑन डिप पे चलेंगे प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ। और जब वो रिवर्स कर जाएगा तो फिर शॉर्ट करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी टू। बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर तुम्हें मार्केट 5% नुकसान पे निकलने दे रहा है ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो निकल जाओ, नहीं तो 20% पे धक्का मार के निकालेगा वो। तो मार्केट से झगड़ो मत, नहीं जीतोगे। अच्छे से अच्छा ट्रेडर जो है, उनकी जो सक्सेस रेट होती है वो 50% के आसपास होती है। तो 50% के आसपास आपका अगर सक्सेस रेट पहुंच गया, देन यू आर डूइंग वेरी गुड इन दिस मार्केट। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस में RSI के मास्टर मिस्टर भरत झुंझुनवाला है। मिस्टर भरत झुंझुनवाला ऑपुलेंस कैपिटल के ओनर हैं, फाउंडर हैं, और इनके पास जो डिग्रीज है, ओ माय गॉड, CMT, CFT, MFTA, MSFT, आई एम शॉक्ड। इतनी पढ़ाई इन्होंने की है, इतना स्टडी इन्होंने किया है, चार्ट पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, 17 इयर्स से इनका एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, एंड ही इज़ डूइंग वंडर्स इन हिज ट्रेडिंग लाइफ। इनको इतना पैशन आया कहाँ से? इतनी डिग्रीज के लिए इनको मोटिवेट किसने किया? भाई, पढ़ाई करना तो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं जैसे तैसे करके पढ़ाई कर चुकी हूँ, डिग्रीज ले चुकी हूँ, बट इतना मोटिवेशन। चलिए इन्हीं से मिलते हैं और पूछते हैं। नमस्ते भरत सर, आपका स्वागत है upsurge.club पे। माई प्लेजर मैम, आपके सामने बैठना इट्स माई प्लेजर। इतनी मोटिवेशन आई कहाँ से आपके पास, इतनी सारी डिग्री? मैम देखिए, ये सिर्फ वो सीखने का कीड़ा था एक्चुअली। तो जब एक्चुअली मैं 2006 में मैंने अपना फाइनेंशियल्स में मास्टरी करी थी। उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था मैंने। जैसे कि हम लोग कलकत्ता में रहते हैं और मारवाड़ी हैं, तो अब पापा का यही रहता है कि चलो घर का बड़ा लड़का है तो पहले आओ, गल्ले पे बैठ जाओ, फिर इसको सेटल कर देंगे। तो वही ठीक था, मैंने भी वही सोचा कि ठीक है, सेटल लाइफ है, बिजनेस सेटल है, तो अपने को लग जाना है इसी काम में। तो फिर पापा के साथ लगे। तो वहाँ पर जब पापा लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे ना, जो तो जनरली वो FDs और LICs ये सब में होता था, तो उसमें रिटर्न्स मिलते नहीं थे। और मैंने फाइनेंस की पढ़ाई कर रखी थी, तो ऑफकोर्स वो फाइनेंस का एक कीड़ा तो था ही। तो मैं पापा को बोलता था कि क्यों ना हम लोग IPOs में, क्योंकि उस समय 2006-2007 की बात है, IPOs आ रहे थे लगातार बैक टू बैक, और कोई लिस्टिंग होती थी, सब मोरलेस ट्रिपल फिगर लिस्टिंग होती थी। तो मैंने पापा को बोला कि इस पर लगाते हैं कुछ। तो हम लोगों ने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2007 के बाद आया 2008। तो वो जो इन्वेस्टमेंट 2006 में 2007 में करी थी, 2008 में सब साफ हो गई। तो फिर उस समय समझ में आया कि देखो, बिना सीखे तो काम होगा नहीं। थोड़ा इसको एलैबोरेट कीजिए। तो मैम, सीखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम गलती ज़रूर करेंगे मार्केट्स में। तो मार्केट्स में गलती करके ही सीखेंगे, लेकिन वो जब हम सीख कर करते हैं ना, तो वो गलती हमारी लिमिट में रहती है। हम इतनी बड़ी गलतियां नहीं करते कि हमारा अकाउंट पूरा साफ हो जाए। गलतियां आप करोगे, और एक लर्निंग कर्व होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग, जैसे अब मैंने शुरू किया, तो सीखने में 4-5 साल 6 साल लग जाते हैं। तो अगर आप कहीं सही जगह से सीख रहे हो और आपके पास सही गाइड है, सही मेंटर है, तो वो लर्निंग कर्व आपका छोटा हो जाता है। लेकिन वो लर्निंग कर्व के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वो छोटा हो जाएगा। जहाँ 4 साल आपको लगते हैं, हो सकता है 2.5 साल में आप सीख जाओ। जहाँ आप 50% का स्टॉप लॉस लेते हो, नुकसान करते हो, वहाँ हो सकता है आपका अकाउंट 10% ही खराब हो इवेंचुअली। इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यही सीखने की जो ये कीड़ा थी सीखने की, कि सीख कर करे। तो पहले इंटरनेट पे सर्च किया कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से सीखा जाए, क्या सीखा जाए। तो ऑफकोर्स CMT सबसे पहले आता है, अगर कोई चार्टर्ड मतलब प्रोफेशनल और प्रॉपर कोई लर्निंग हो। तो फिर मैंने CMT के लिए एनरोल किया। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है इन लोगों का सब्जेक्ट। तो वहाँ पर बेसिकली थ्योरेटिकली जो जितना चाहिए था सब कुछ मिल रहा था, लेकिन जब उसको जाके मार्केट में अप्लाई करते थे ना,
तो वो मार्केट तो पूरा एक डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर है ना। तो जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ पर काम करता है, लेकिन पूरी अलग दूसरे तरीके से करता है। तो फिर ऐसे जब हम लोग सेमिनार्स में जाते थे, जैसे CMT के जब हमारी मीटिंग्स होती थी, सेमिनार में जाते थे, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि एक काम करो तुम, है ना, CFT भी करो CMT के साथ, तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो मैंने CFT के लिए भी एनरोल करा लिया। फिर किसी ने कहा कि ना तुम ना MFTA भी कर लो, ये MSTA करो लंदन का जो है, तो मैंने उसके लिए भी एनरोल करा लिया। तो मैंने ये तीनों के लिए एनरोल करा लिया, 3 साल के अंदर मैंने ये तीनों कर डाले। लेकिन अब यही है वो डिग्री के पीछे की कहानी, यही है मोटिवेशन कि सीखना था मार्केट से। पता था पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा, और मार्केट से पैसा बन सकता है ये भी जानता था, लेकिन सीखना चाहता था। तो यही कहानी है मेरे, ये इन तीनों डिग्री के पीछे तो यही कहानी है। और चौथी डिग्री? चौथी डिग्री मैम वो रिसर्च पेपर है। बेसिकली मैंने CMT जब मैंने RSI के ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने 5-6 साल RSI के ऊपर काम किया। फिर RSI के ऊपर एक रिसर्च पेपर बना के मैंने सबमिट किया IFTA को। तो उन्होंने वहाँ से फिर MFTA जो है उन्होंने मेरे को रिकग्नाइज़ किया कि दिस इज़ अ रिसर्च पेपर रिकग्नाइज। उनके मैगजीन में ये रिसर्च पेपर छपा हुआ भी है। अब कुछ अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए। जर्नी के बारे में मैम, जर्नी जैसे सबकी जो जर्नी होती है, या तो जो लोग देख रहे हैं या उस जर्नी के मिडवे में है या शुरुआत में है। क्योंकि मैंने 2008 में भी मार खाई है, 2014 में भी मैंने मार खाई है, 2017 में भी मार खाई है। तो शुरुआत मैंने की IPO से, और जो रिटर्न्स बने 2008 में ले लिए। फिर 2008 के बाद मैंने सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो उस समय मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर वो यूरोजोन का चक्कर आया, तो वो रिटर्न सारा उस समय मार्केट ने वापस ले लिया। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब जो है ना कि ठीक से समझकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ठीक से समझकर किसी ना किसी से एक प्रॉपर एडवाइजरी ले या प्रॉपर किसी से सीख कर काम करे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया ना, मैं वो कॉल टिप्स भी लेना शुरू करी। तो वो 1 हफ्ते में 100%, 2 हफ्ते में 500%, उस टाइप की। तो वहाँ पर भी जो वो 100% लॉस होता था, प्रॉफिट तो होता नहीं था। तो फिर उसको भी छोड़ा। फिर धीरे धीरे मैम किताबें पढ़ना शुरू करी, बोले कि नहीं अब प्रैक्टिकलिटी के थ्रू तरफ जाते हैं। किताबें पढ़ना शुरू करी, चार्ट्स देखना शुरू किए, धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर प्राइस एक्शन देखे, इंडिकेटर्स देखे, और फिर एक गुरु की तलाश हुई कि ढूंढो भाई कोई ना कोई, क्योंकि हैंड होल्डिंग तो चाहिए ही चाहिए। फिर हम लोग 2014-15 में मैं एंड्रू से मिला, एंड्रू कार्डवेल से, और फिर उनसे ही मैंने RSI प्राइस एक्शन जो सीखा, और फिर धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करके आज जो है अपना एक खुद का सिस्टम बना हुआ है, खुद का टेम्पलेट बनाया हुआ है, काम करते हैं उससे। हाँ, एंड्रयू कार्डवेल का नाम तो बहुत फेमस है, मैं खुद उनसे सीख चुकी हूँ। बट उनका एक अनकन्वेंशनल वे है, राइट? वो कुछ शायद 60-40 यूज़ करते हैं, और उनका थोड़ा स्टाइल अलग है। ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन फॉर RSI, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो आपने उसको कैसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है? मैम RSI एक मतलब कि अगर कोई इंडिकेटर आप मुझको पूछोगे ऐसा एक इंडिकेटर, मैं आप तुमको सिर्फ एक ही इंडिकेटर दूंगी ट्रेड करने के लिए, और वो कौन सा इंडिकेटर होगा, तो मैं RSI बोलूँगा। और अगर आप मेरे से नहीं, आप जाकर जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, सबसे जिससे भी पूछोगे कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो, तो 95% लोग बोलेंगे कि RSI यूज़ करते हैं। मेरा फेवरेट इंडिकेटर RSI है। लेकिन उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो एकदम गलत है। लोगों ने जो यूज़ करते हैं, जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए करते हैं या डाइवर्जेंस के लिए करते हैं, जो जैसे सब इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, तो उसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और एंड्रू कार्डवेल ने इस ओवरबॉट ओवरसोल्ड को थोड़े अलग तरीके से अप्रोच किया, डाइवर्जेंस को अलग तरह से अप्रोच किया। फिर हमने उसमें देखी, और उसमें फिर हम लोगों ने और उसको फाइन ट्यून किया। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको जैसे जैसे फाइन ट्यून करके अपने हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन स्टॉक्स के हिसाब से उसको डाला, और अभी तक तो अच्छा काम कर रहा है। क्या आप अपनी RSI की स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आप इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं सबसे पहले ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला ही मिथ जो है वो लोगों का वही ख़त्म करता हूँ कि जनरली लोग सोचते हैं कि ओवरबॉट होने से स्टॉक महंगा हो जाता है, उसे बेच देना चाहिए, या ओवरसोल्ड होने से स्टॉक सस्ता हो जाता है, उसे खरीद लेना चाहिए। तो मैं उसी को पहले दिखाता हूँ कि कुछ अलग तरीके से कैसे उसको हम अनकन्वेंशनली यूज़ कर सकते हैं, और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को हम अपने एडवांटेज में, ओवरबॉट पे आपको कैसे खरीदना है मैं दिखाता हूँ, और ओवरसोल्ड जब हो तो कैसे बेचना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैम देखिए, ये आपने जैसे एक चार्ट खोल रखा है, और ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो लेवल है वो 70-30 ही रखते हैं हम, उसको हम चेंज नहीं करेंगे।
तो हम कन्वेंशनली ओवर 70-30 रखते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जब मार्केट 70 पे जाता है तो लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है ओवरबॉट हो गया, और वहाँ से जनरली सेलिंग के लिए रोज़ सोचना शुरू कर देते हैं। अगर RSI 70 पे गई है तो इसका मतलब प्राइस में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और मोमेंटम के कारण ही जो RSI है 70 पे जा चुकी है। इसीलिए प्राइस में जो पुश है, प्राइस में जो क्लोज हो रही है, प्राइस लास्ट 14 दिन से अपने हाइस के पास क्लोज हो रही है। प्राइस में बहुत अच्छा मोमेंटम है। जब इतना अच्छा मोमेंटम प्राइस में है और RSI 70 पे है तो आप उसको बेच कैसे सकते हो? 70 पे जाने का मतलब प्राइस जो है थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो गया है, अब वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ होगा। और यहाँ पर आप देखो जैसे कि अगर आप इस लेग को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जब प्राइस मूव करती है, यहाँ पर आप देखो जितने कैंडल क्लोज हो रहे हैं अपने हाइस के पास क्लोज हो रहे हैं, तो मतलब अच्छे मोमेंटम के साथ प्राइस मूव हो रही है। और यहाँ पर देखो RSI चला गया 70 के पास, तो अब यहाँ पर 70 के पास जाते ही ना होल्ला शुरू हो जाएगा कि ओवरबॉट हो गया। आजकल तो टीवी चैनल वाले भी कहने लगे कि ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, राइट। तो यहाँ से ना वो सेलिंग के लिए स्टॉक जो है वो लोग बेचना शुरू करेंगे, या स्टॉक में एक्सपेक्ट करेंगे कि कमजोरी आ जाए। मैं क्या देखता हूँ कि जब भी प्राइस ओवरबॉट होता है, अगर इसमें स्ट्रेंथ है प्राइस में, तो ये वापस जब करेक्ट करेगा तो ओवरसोल्ड नहीं होगा, मतलब 30 पे नहीं जाएगा, वो जनरली 40 पे आके रुक जाएगा, 40 पे या 50 पे कहीं पर भी आके रुक जाएगा, ओवरसोल्ड नहीं होगा, जो 30 के लेवल को ओवरसोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस वापस करेक्ट होती है, ये नीचे आ रही है, और RSI देखो कहाँ पर जाकर रुक गया, एकदम 40 पे रुक गया, तो ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ RSI। इसका मतलब ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग जस्ट एक कूल ऑफ है, ये मोमेंटम को थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है। और उसके बाद आप अपने आप देखो कि किस तरह से जब ट्रेंड जो रिज्यूम करता है, कितने स्पीड में रिज्यूम करता है, और RSI देखिए वापस जो है 70 के ऊपर गई है। देखिए अगर निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर इस लेवल पे जो है RSI 70 के ऊपर गई, और प्राइस में पहले देखिए किस तरह का मोमेंटम है, प्राइस कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है। तो ये प्राइस कमज़ोर थोड़ी ना है, 70 के ऊपर जाने इसका मतलब प्राइस कमज़ोर नहीं है। अब ये 70 के ऊपर जाती है, देखिए मोमेंटम और स्पीड पकड़ता है, और उसके बाद ये आके नीचे आ रही है, करेक्ट कर रही है, और ये आके देखिए 40 पे रुक जाती है, और यहाँ पर देखिए उसके बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई। तो ओवरबॉट होकर जब तक प्राइस ओवरसोल्ड नहीं हो तब तक ट्रेंड जो है स्ट्रांग रहता है, और 70 पे जब RSI टच करेगा नीचे घूम के, जब वो 40 के ऊपर अपने आप को संभाल लेता है, तब तक प्राइस में स्ट्रेंथ है। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने RSI के बारे में अनकन्वेंशनल देखी कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो जोन है वो RSI चेंज कर लेता है, और मार्केट के स्ट्रेंथ के हिसाब से RSI अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये चीज़ एक यूनिक RSI के बारे में है, जो एक यूनिक एप्लीकेशन आप RSI की बोल सकते हो। और क्या देखते हैं आप RSI पे? और मैम मैं अगर जैसे कोई काउंटर ट्रेंड जिनको ट्रेड लेना है, जो 1 या 2 दिन के लिए, या जिनको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है छोटे समय के लिए, वहाँ पर मैं डाइवर्जेंस देखता हूँ। और डाइवर्जेंस भी जब मैं देखता हूँ वो एक्सट्रीम ओवरबॉट एरिया में देखता हूँ, जब RSI 70 के ऊपर हो। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना मैम कि RSI जब 70 के ऊपर जाता है तो हम ये बोलते हैं कि जो प्राइस है थोड़ी सी हीटेड हो गई है, और यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन प्राइस में हम लोगों को मिले। अब वो करेक्शन 1-2 बार के लिए भी आ सकता है, या वो लंबा करेक्शन भी आ सकता है। वो करेक्शन ट्रेंड बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इतना पता होता है कि 1-2 दिन के लिए हो सकता है ब्रेकडाउन आए। तो यहाँ पर देखो मैम, जैसे कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा। डाइवर्जेंस क्या होता है? जब प्राइस जो है वो हायर टॉप्स बनाती है और RSI जो है वो हायर टॉप्स नहीं बना पाती है, तो ये डाइवर्जेंस है। लेकिन इस डाइवर्जेंस को मैं सिर्फ ओवरबॉट एरिया में देखता हूँ, जब 70 के ऊपर RSI हो, और जितना ऊपर हो उतना बेटर है, 80 के ऊपर हो तो और भी बेटर है। तो जब ये मुझे डाइवर्जेंस यहाँ पर दिखाई देता है, उस समय मैं छोटा ट्रेड, काउंटर ट्रेंड मैं नहीं लेता, लेकिन जिनको लेना है छोटा काउंटर ट्रेंड जिनको लेना है वो ले सकते हैं। इस समय मैं क्या करता हूँ ना, एक अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर लेता हूँ, और टाइम फ्रेम को चेंज करके, जैसे ये डाइवर्जेंस था, टाइम फ्रेम को चेंज करके मैं यहाँ पर अपनी एंट्री टाइम करूँगा, या तो ट्रेंड लाइन बनाकर, या कोई भी मूविंग एवरेज जो यूज़ करते हैं, जो कंफर्टेबल हैं उससे मूविंग एवरेजेस, या मार्केट स्ट्रक्चर को जब हायर टॉप हायर बॉटम को छोड़ के मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू करे, तब एंट्री लेकर छोटे से मूव के लिए। आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
You just need to know one indicator, and that is RSI. Bharat Jhunjhunwala, who is the founder of Pro RSI, उनको ये टूल इतना ज़्यादा पावरफुल लगा that उन्होंने अपने पूरे एनालिसिस का बैकबोन RSI को बना दिया. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्होंने अपनी RSI स्ट्रैटेजी सीखी है मिस्टर एंड्रू कार्डवेल से, जो कि वर्ल्ड वाइड अपने RSI स्ट्रैटेजीज के लिए जाने जाते हैं. इसी नॉलेज को शेयर करने के लिए वो लेके आए हैं एक कोर्स ऑन मोमेंटम ट्रेडिंग विद RSI. इस कोर्स में वो ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस में ट्रेड करना और साथ ही साथ इफेक्टिव RSI ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सिखाएंगे. तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. लाइक 1-2-3 दिन के मूव के लिए एंट्री ले सकते हैं, और जैसे ही RSI देखिए 40 या 50 के पास सपोर्ट लेना दे, आप निकल जाओ. सुपर फैंटास्टिक. मैं बहुत RSI यूज़ करती हूँ, बट सीखने तो मुझे हमेशा मिलता ही रहता है जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ. और कोई इंडिकेटर आप साथ में कन्विक्शन के लिए यूज़ करते हैं? नहीं मैम, मैं जनरली RSI ही यूज़ करता हूँ. अगर कोई अंडरले इंडिकेटर जो होता है जो प्राइस के नीचे लगता है, हाँ. वो उसमें मैं जनरली RSI ही यूज़ करता हूँ. और हाँ, प्राइजेस के ऊपर मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लेता हूँ, 10, 20, 50, 200, बस 4 यूज़ कर. 4. और एकदम ये चारों सिंपल, ना एक्सपोनेंशियल, ना वेटेज, ना हल, ना मूल, कुछ नहीं, एकदम इनको सिंपल. यूज़ कैसे करते हैं? क्रॉसओवर? नहीं, क्रॉसओवर नहीं करता हूँ मैं. क्रॉसओवर इज ये एक क्रॉसओवर एक्चुअली मैम एक मिथ है जो जो अगर आप इंडिकेटर लगाओ ना चार्ट पे और क्रॉसओवर अगर आप ट्रेड करो तो क्रॉसओवर के पहले मूव जो है वो हो चुकी होती है. मूविंग एवरेजेस में जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ. अच्छा रहेगा, बिकॉज क्योंकि गोल्डन क्रॉस, ये क्रॉस, नहीं वो मैम, क्रॉस ये बहुत सब- सुनते हैं, और मैंने बहुत बार देखा है कि क्रॉसओवर होते होते तक तो प्राइस ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट ले चुका रहता है. एकदम मैम. तो ये सब हम लोगों ने पढ़ाई की थी एक्चुअली, और जब प्रैक्टिकलिटी में यूज़ किया तो जब समझ में आया कि पढ़ाई बेकार हो गई. मूविंग एवरेजेस में देखिए, ये ऊपर वाली लाइन 10 है, ये 20 है, ये 50 है. तो मूविंग एवरेजेस मैं 2 तरीके से इस्तेमाल करता हूँ. सबसे पहले अगर मूविंग एवरेज का ऑर्डर जो है, छोटा वाला ऊपर और मीडियम वाला नीचे और बड़ा वाला उससे नीचे, 10, 20, 50, जब तक ये ऑर्डर सही है मैं समझता हूँ ट्रेंड इज़ ओके. हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है. मैं क्रॉसओवर नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं मूविंग एवरेज के ऑर्डर को देख रहा हूँ. तो जब तक ये ऑर्डर सही रहता है हमें ट्रेंड के साथ रहना है. और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हमेशा प्राइस जो है 10 और 20 डे के मूविंग एवरेज के साथ फ्लर्ट करेगी. वो जनरली 20 डे के मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ती है बहुत, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है. तो यहाँ पर आप पिछले किसी भी ट्रेंड को जाकर अगर आप देखो, हिस्ट्री में कोई भी जो अच्छा ट्रेंड आया है, देखो जैसे आप ये वाला ट्रेंड भी देखोगे, तो ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के साथ फ्लर्ट करते करते ऊपर जाती है. ये नहीं तोड़ेगी उसको अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है. ये एक चीज़ मैं देखता हूँ, नंबर 1. इसे मैं बोलता हूँ करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज, कोमा, जिसे हम बोलते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज. दूसरा होता है मैम स्लोप. मूविंग एवरेज का स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जनरली अगर आप देखो कि जब प्राइस मोमेंटम कमज़ोर होता है प्राइस में, जब प्राइस अपने नॉर्मल स्पीड से, जब प्राइस अपने स्पीड को कम करने वाली होती है या कम कर चुकी होती है, तो मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो मुड़ना शुरू कर देता है. आप यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज का स्लोप मुड़ रहा है, यहाँ मूविंग एवरेज का स्लोप मुड़ रहा है. सही है. तो एक्चुअली ये स्लोप भी जो है वो हम लोगों का सेकंड इंडिकेटर होता है कि ट्रेंड जो है कमजोर. इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं. और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो कि 50 डेज से प्राइस कितना दूर है मूविंग एवरेज में, वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो जनरली इंडेक्स में अगर 5 से 6% प्राइस 50 डे से ऊपर चली जाती है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार मूविंग एवरेज वापस 50 डे पे स्नैप करेगा. तो यहाँ पर आप देखो कि 50 डे से प्राइस जो है काफ़ी दूर जा चुकी थी, 5-6% दूर थी, और यहाँ पर देखिए 50 डे के पास वापस स्नैप करता है. वैसे ही अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग जो ये रिलेशन होते हैं 50 डे के साथ, उसके लिए हम लोगों ने एक इंडिकेटर बना रखा है अपना खुद का, जो आपको हिस्टोरिकल जो रिलेशन है 50 डे के साथ वो बता देता है कि इस स्टॉक के साथ ये रिलेशन है 50 डे का. तो पता लग जाता है कि मूविंग एवरेजेस से अगर प्राइस इतनी दूर है तो वापस स्नैप बैक करेगी. उसके साथ हम लोग प्राइस की जो कंफर्मेशन है, जैसे ट्रेंड लाइंस हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं. मूविंग एवरेजेस के जो स्लोप है उसको भी यूज़ करते हैं, RSI के जो डाइवर्जेंस है उसको भी यूज़ करते हैं. तो अलग अलग कंफर्मेशन मिल जाता है. तो मतलब आपका कहने का, जैसे अभी यहाँ पे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ में ऊपर हमें जो स्लोप दिखने लग गई है, जो वो टर्न ले रहा है. यहाँ पर तीनों चीज़ हो रही है मैम. यहाँ पर एक पहले तो यहाँ बैड डाइवर्जेंस है, हाँ एक 50 डे से बहुत दूर है,
और तीसरा यहाँ पर देखिए स्लोप जो है मूविंग एवरेज का वो कर्व होने लग गया। हाँ, तो 3 के कॉम्बिनेशन से आपको एक फंटास्टिक एक- साइडवेज ट्रेंड या रिवर्सल ट्रेंड मिल सकता है। हाँ जी, शॉर्ट, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, हम इस पर शॉर्ट मतलब कि ट्रेंड का पूरा शॉर्ट नहीं लेंगे। अच्छा, काउंटर ट्रेंड मूव आप 2-3 दिन का जैसे बोलते हैं, जिनको खेलना है काउंटर ट्रेंड, वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते करेक्शन टाइप, हैं, करेक्शन टाइप। नॉट ट्रेंडिंग। नहीं, ट्रेंडिंग मूव्स जो वापस मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वापस पूरा नीचे हो जाए, मतलब 50 ऊपर आ जाए, 20 नीचे चला जाए और 10 उसके नीचे चले जाए और प्राइस उनके नीचे ट्रेल करना शुरू कर दे, तब शॉर्ट ट्रेड। तब आप रिवर्सल करेंगे, तब तक आप रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं, रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इट विल बी बाय ऑन डिप्स बाय दैट टाइम। नॉट बाय ऑन डिप्स एक्चुअली मैम, इट विल बी सेल ऑन राइस। मत अभी जो आपने मुझे जो ये दिखाया है, जहाँ पे RSI डाइवर्जेंस में है, स्लोप भी आ गया है, लेकिन आपका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, जिसको आप कोमा बोलते हैं, तो तब तक आप बाय ऑन डिप्स पे चलेंगे। हाँ, और मूविंग एवरेज का ऑर्डर जब तक सही है, हाँ। तब तक बाय ऑन डिप्स में चलेंगे प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ। और जब वो रिवर्स कर जाएगा तो फिर शॉर्ट करेंगे, सेल ऑन राइस करेंगे। फिर सेल ऑन राइस चालू हो जाएगा। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे आपके इस चीज़ को मैं बार बार स्टडी करूँगी, बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी टू। बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे। तो बेसिकली यही आपका ट्रेडिंग सेटअप है या? यस मैम, यही है। देखिए, प्राइस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, मतलब कि अगर इफ़ यू आस्क मी, आई एम ए प्राइस गाय, ठीक है, मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन पे ही फोकस करता हूँ। और उसके साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं जिसे हम सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं। तो सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि ये खासकर ऑडियंस के लिए जो नहीं जानती है। जैसे कि अगर पायलट जब जो अपनी फ़्लाइट लेता है, उसके पहले उनको पूरे रूट की ब्रीफिंग दी जाती है कि इस जगह पर हो सकता है आपको वेदर ख़राब मिले, इस जगह टर्बुलेंस आए, राइट। तो उसे सिचुएशनल अवेयरनेस बोला जाता है। तो मार्केट बंद होने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी सिचुएशनल अवेयरनेस करते हैं कि आज का मार्केट बंद हुआ, ओके ठीक है, अब हम निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी में कहाँ पर है, कहीं प्राइस रेजिस्टेंस के पास तो नहीं पहुंची, इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं। फिर हम मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे कि वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। फिर हम उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में जाएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही हैं। फिर इंटर रिलेशंस जो होती है मार्केट की, जैसे डॉलर इंडेक्स के साथ होती है या रेट्स के साथ होती है, उसको देखते हैं। तो ये पूरी सिचुएशनल अवेयरनेस अगर हम लोगों को साथ दे रही है, ट्रेंड साथ दे रही है, देन ओनली आई विल पुट माई मनी इन द मार्केट, अदरवाइज आई एम सिटिंग आउट। मतलब कहने का, जैसे लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, आ गए थोड़ा सा पार्ट टाइम पे यहाँ पे काम कर लिया, 2 पैसा एक्स्ट्रा कमा लिया और अपना जॉब भी सब साथ में ही कर रहे हैं। बट मैंने ये देखा है कि आफ्टर मार्केट भी काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज और स्टडीज़ होती है। असल में काम तो आफ्टर मार्केट ही होता है। मार्केट के दौरान आपको क्या करना है, सिर्फ इसको लेके ऑर्डर डालना है। अगर असल में आप देखा जाए तो यू हैव टू जस्ट क्लिक द माउस एंड पुट द ऑर्डर, राइट। क्योंकि वॉच लिस्ट आपकी मार्केट के बाद तैयार होती है, एंट्री पॉइंट जो है आपके मार्केट के बाद ही तैयार होते हैं, एग्जिट पॉइंट जो है मार्केट के बाद ही तैयार होती है, स्ट्रैटेजी आपके मार्केट के बाद ही बनती है। तो मार्केट के दौरान तो अपना कुछ काम ही नहीं है। अगर कोई स्क्रीन के सामने मार्केट के दौरान बैठा है, इज वेस्टिंग हिज टाइम। ओके, ग्रेट। इसमें आपके इन स्ट्रैटेजीज में RR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, आप कैसे रखते हैं? मैम, मैं जनरली मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द फोरमोस्ट थिंग जो हर एक ट्रेडर को करना चाहिए। तो एट ए टाइम मैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर करता हूँ। सबसे पहले प्रोग्रेसिव एक्सपोजर में बता देता हूँ कि अगर मार्केट्स मेरे ट्रेड्स फेवरेबली ले रही है कि ठीक है आज का ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, 2 ट्रेड लिए सक्सेसफुल हुआ, तो मैं अपने एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। और 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा मिनिमम होता है। तो अगर मेरा 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल रहा है तो मैं वहाँ पर अपनी आधी पोजीशन बुक कर देता हूँ। नो इफ नो बट्स, वो मैं आधी पोजीशन उसको बुक करूँगा ही करूँगा। और उसके बाद अपने स्टॉप को ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ और उसके बाद वो ट्रेल करते रहे। फिर अगर वो मेरा 3:1 मिलता है तो आई टेक अनदर हाफ ऑफ, मैं वापस आधा हाफ ले लेता हूँ उसमें से और फिर अपने स्टॉप लॉस को ऊपर 5% शिफ्ट कर देता हूँ। नाउ आई एम प्लेइंग विद द मार्केट्स मनी, अब मेरे पॉकेट से कुछ नहीं जाना है। और यही जो रूल है मैं हर एक बार यूज़ करता हूँ। अगर 2-3 स्टॉक में अगर एक साथ स्टॉप लॉस मैंने खा लिया तो मार्केट अभी मेरे लिए ठीक नहीं है, आई विल रीएनालाइज, और अगर नहीं लग रहा है ठीक, आई विल बी आउट। तो बेसिकली आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं? मैं डेली वीकली। डेली वीकली मीन्स आपकी पोजीशन कितने दिन होल्ड रहती है? मैम 2 तरह की ट्रेडिंग करता हूँ।
एक जो डेली ट्रेड जब हम लेते हैं तो प्रॉपर स्विंग ट्रेड लेते हैं जहाँ पर पोजीशन 15 से 20 दिन के लिए होल्ड होती है, और जब वीकली चार्ट्स पे जो लेते हैं वो हम लोग बड़ी मूव्स जो होती हैं वीकली चार्ट्स पे वो प्ले करने की कोशिश करते हैं, जो कि हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर्स के लिए रहे एज मोमेंटम पैन्स आउट। तो मतलब आप लॉन्ग टर्म ज़्यादा प्रेफर करते हो या शॉर्ट टर्म ज़्यादा प्रेफर करते हो? मेरा तो पर्सनलाइज तो स्विंग ट्रेडिंग ही है। मेरे को डेली पे स्विंग ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई फेवर स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे? नो, इंट्राडे से मैं बहुत दूर भागता हूँ, और ऑल्सो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स प्लीज, सॉरी अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, बट ऐसा नहीं है मैं ऑप्शंस ट्रेडर हूँ, मैं ऑप्शंस ट्रेडर भी हूँ। हाँ, तो मैं ऑप्शन ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इंट्राडे इज जस्ट नॉइस, राइट? ये पूरा क्योस है, नॉइज है, और एक मिनट पे मार्केट को टाइम करना मतलब कि इट्स नॉट माई स्टाइल। हाँ, लोग पैसा कमाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि लोग पैसा नहीं कमा सकते, बट इट इज़ नॉट माई स्टाइल। और ऑप्शन और फ्यूचर्स में मेरे बहुत हाथ जल गए हैं पहले, सो आई स्टे अवे फ्रॉम इट। तो इंट्राडे का जो इतना क्रेज चला हुआ है, ऑप्शंस का इंट्राडे का क्रेज चला हुआ है, एक्सपायरी ट्रेडिंग का इतना क्रेज चला हुआ है, उसमें आप अपने आप को मतलब बिल्कुल भी फिट नहीं पाते हैं? नहीं मैम, मुझे पता भी नहीं है कि मैं पहले सिर्फ जानता था कि महीने में एक एक्सपायरी होती है। हाँ। फिर लोगों से बात करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि हफ्ते में एक एक्सपायरी हो रही है। अब हफ्तों में 3-4 एक्सपायरीज होती है, मुझे पता भी नहीं है कि कौन से हफ्ते में क्या एक्सपायरी है क्या नहीं है। बस मैं प्राइस को देखता हूँ, वोलेटाइल लगता है तो मैं आउट हो जाता हूँ, बस इतना ही है। ओके, मतलब आप एक्सपायरीज या ऑप्शंस की तरफ देखते ही नहीं हो, इंट्राडे बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सुखी हो? बहुत। वो ही जानना था, बिकॉज क्या होता है कि मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं आपसे मुझसे भी सुनना चाहती हूँ कि इंट्राडे जो नहीं करते हैं वो कितने सुखी रहते हैं। बहुत सुखी हूँ मैं। भरत जी, ऐसा है 17 साल तो आपको हो गए इस मार्केट में, मिस्टेक्स तो आपने भी काफ़ी करी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिस्टेक्स करी है कि नहीं करी है? करिए बहुत बड़ी बड़ी करिए। अच्छा, मिस्टेक्स करी है। इमोशंस भी आए होंगे ट्रेड में शुरू में? अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन मिस्टेक्स में क्या सीखा, और जो अभी भी आती है सेम वैसी ही आती है? आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं, औरों से अलग कैसे करते हैं? मैम, औरों से अलग कुछ नहीं है। मिस्टेक देखिए ऐसा होता है कि जो सबसे पहला जो हम मिस्टेक करते थे एज ए ट्रेडर, हम लॉस नहीं लेते थे। तो लॉस नहीं लेते थे मतलब? लॉस नहीं लेते थे मतलब कि पोजीशन जब अपने डाल रहे हैं या जब अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं तो अपने एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं कि इस लेवल पे स्टॉप लॉस लेना है, और जब मार्केट उस लेवल को तोड़ता था तो हम नहीं लेते थे। इस आशा में रहते थे कि मार्केट घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा, लेकिन वो नहीं घूमता था। अच्छा, मैं समझी कि आप लॉस करते ही नहीं थे। वैसा नहीं है मैम, ये बिना लॉस के तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर तुम्हें मार्केट 5% नुकसान पे निकलने दे रहा है ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो निकल जाओ, नहीं तो 20% पे धक्का मार के निकालेगा वो। तो आइदर यू टेक दैट 5% लॉस और आइदर यू बुक 20% लॉस। तो ये सबसे बड़ी सीख मैंने ली कि इफ़ द मार्केट इज टेलिंग यू टू गेट आउट, प्लीज़ गेट आउट। मत बैठे रहो, जिद्दी मत करो, मार्केट से झगड़ो मत, नहीं जीतोगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक। और इमोशंस तो ऐसे हैं मैम कि जैसे कि अभी अगर आप मार्केट देखो तो थोड़ा मार्केट ओवर हीटेड लग रहा है, ट्रेंड साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जैसे टीवी पे जो अभी अमित शाह जी आके बोल देते हैं कि सेंसेक्स जो है, मार्केट जो है नया रिकॉर्ड तोड़ेगा, या मोदी जी आके बोल देते हैं, तो उस समय अपने भी बह जाते हैं भावना में कि जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो थोड़ा सा रूल्स को बेंड कर देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, एक्चुअली इट इज़ वेरी इनकरेक्ट। तो इमोशंस मैम रहेंगे, कोई अगर सब इमोशंस पे अगर हम पूरा ही काबू कर ले तो हम तो मंक बन जाएंगे ना, साधु बन जाएंगे, फिर मार्केट की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी डिसिप्लिन कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ऐसा झटका दे देता है कि ना चाहते हुए भी इमोशंस आ जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? होता है मैम, और मेरे ख्याल से दिस इज द वे ऑफ द मार्केट टू टेल यू कि आई एम द बॉस, यू आर नॉट द बॉस। दैट्स वेरी ट्रू। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले तो हम मार्केट की सुनते हैं और फिर बाद में लगता है
अरे वाह, मार्केट तो मेरी सुन रहा है। जब मैं राइट होती हूँ तो ऐसा लगता है मार्केट मेरी सुन रहा है। जैसे ही ये फीलिंग आई, वो इमोशंस आए, वहीं बट्टा बैठ जाता है। मार्केट तो ईगो का भूखा है, ईगो ढूंढता है और ईगो खाने के लिए बैठा हुआ है। एंड जिस जहाँ आपका ईगो आया, मार्केट विल ईट इट अप तुरंत और आपको हम्बल कर देगा। सही बात है, बहुत ही सही बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि नहीं भाई, मार्केट हम्बल कर रहा है, बट हम हम्बल होते नहीं है ना। हम जब तक अकाउंट में पैसा है हम्बल हो जाएंगे, जिस दिन अकाउंट से पैसा उड़ेगा हम्बिलिटी अपने आप आ जाएगी। कुछ जगह मैंने ये भी देखा है कि हम्बल वाला आता नहीं है, पैसा और आ जाता है कहीं ना कहीं से। पर्सनल लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, इधर उधर से कैपिटल ले लेते हैं, कोई तो गहने गिरवी रखता है, कोई पेंशन फंड से उठाता है। ये सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग करते हैं ऐसा, और इस तरह से जो ट्रेडिंग में पैसा लाते हैं, उन लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस नहीं है? मैम, मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपको वही कैपिटल लेके आना चाहिए जिसके नुकसान से आपको दर्द नहीं हो। तो अगर आपके पास वो कैपिटल है जो अगर मार्केट में लगी हुई है और आपको रात को जो आराम से आप सो जाओ कि ठीक है यार, ये तो हम लोगों ने सीखने के लिए अलॉट किया था, तो सिर्फ उतना ही कैपिटल लेके आना चाहिए मार्केट में। अगर वो आपका, जिसे हम बोलते हैं ना, स्कैर्ड कैपिटल है, अगर आपने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए रखी है या बच्चों के शादी के लिए रखी है या अपने घर के लिए रखी है कि आपको आगे जाके घर खरीदना है, तो वो कैपिटल मार्केट में नहीं लाना चाहिए। सीखो, वेट, लेट द कैपिटल कम, देन यू विल इन्वेस्ट। सही बात है। जब आप नए नए आए थे इस मार्केट में, तो आपने कुछ कठिनाइयाँ फेस की होगी, कुछ आपको ऐसा लगा होगा कि अगर ये चीज़ आपने पहले की होती तो ये मार्केट में आपको अच्छा हो जाता। या ऐसी, जैसे अभी मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मैं जब इस मार्केट में आई तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, कोई सिखाने वाला नहीं था। मैंने जो सीखा अपने दादाजी से, पापा से, इन लोगों से सीखा, मार्केट के लोगों से सीखा। प्रॉपर सिखाने वाला कोई नहीं था। तो मैं आज तक ये सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई प्रॉपर सिखाने वाला होता तो पता नहीं मैं और कहाँ पहुँच चुकी होती। वैसे ही जो न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, क्योंकि ये मार्केट बेसिकली इट फीड्स ऑन लाइक न्यू पीपल। ठीक है, अगर आप आओगे, अगर आप अनट्रेंड हो, अगर आप कॉल, मैं तो बोलता हूँ अगर आप कॉल टिप भी ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। तो कि वेदर वो देने वाला सही है कि नहीं है, कम से कम ये तो क्रॉस चेक कर लो। तो हम लोगों को भी ऐसा है कि मिलते हैं कभी टिप, हम लोगों को भी लोग बताते हैं कि ये ले लो, कहीं से कुछ खबर भी आ जाती है, बट वी चेक इट ऑन द चैट कि हाँ ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सीख कर ट्रेड करो। ये मार्केट आज है, कल है, परसों भी रहेगा, लेकिन अगर आपका पैसा आज चला गया तो वो बहुत मुश्किल से वापस घूम के आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लर्न, फाइंड अ गुड मेंटर, और उनके मेथड्स को यू कैन नॉट रेप्लीकेट देम, बट कम से कम उनसे इंस्पायर होइए और लर्न एंड अर्न। श्योर शॉट ट्रेड्स के बारे में आप क्या कहोगे, जो पब्लिक पूछती रहती है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, या व्यूअर्स को बताइए श्योर शॉट ट्रेड्स, जब लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ श्योर शॉट ट्रेड, उसका मतलब क्या होता है और आप उसके कितना फेवर करते हो? मैं मार्केट में श्योर शॉट एक ही चीज़ होता है, लॉस, राइट, एंड यू हैव टू टेक इट, वो आपको लेना पड़ेगा। और चाहे आपके पास जितना भी अच्छा सिस्टम हो, चाहे आप एल्गो यूज़ कर रही हो, चाहे आप बॉट्स यूज़ कर रही हो, चाहे आप चार्ट्स यूज़ कर रही हो, फंडामेंटल्स हो, कुछ भी हो, एनी एनालिसिस, किसी भी तरह का एनालिसिस, अच्छे से अच्छा ट्रेडर जो है उनकी जो सक्सेस रेट होती है वो 50% के आसपास होती है। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत साल से कर रहे हो, तो 50% के आसपास आपका अगर सक्सेस रेट पहुंच गया, देन यू आर डूइंग वेरी गुड इन दिस मार्केट। और 50% बार आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो श्योर शॉट तो लॉस हो गया, ठीक है कि लॉस तो है ही। नाउ यू हैव टू कंट्रोल योर लॉस, क्योंकि वो कंट्रोलेबल है। एंड 50% टाइम इफ यू आर करेक्ट, देन ग्रेजुअली यू हैव टू वर्क ऑन दैट 50%, दैट साइड, कि मैं जब करेक्ट होता हूँ तो मैं इसको कैसे और इम्प्रोवाइज करूँ, इस पे कैसे और काम करूँ, इसको कैसे मैं और राइड करूँ। सो श्योर शॉट इज लॉस। थैंक यू भरत जी, आपने हमें काफ़ी नॉलेज दी, हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी पसंद आएगा आपका ये पॉडकास्ट, और शायद वो बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे।
पर्टिकुलरली आपका भी RSI यूज़ करने का तरीका जो है, जो मुझे अच्छा लगा है तो सबको ही अच्छा लगेगा विथ मूविंग एवरेज, सब उसे एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Absolutely, my pleasure. आप हमारे कहने पे आ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लेजर है मैम। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट में। और आपको आज का पॉडकास्ट हमारा भरत जी के साथ कैसा लगा, आप किनसे और सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, तो हम उन्हें भी इनवाइट करेंगे, बातें करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे, आपको सिखाएंगे। और आज का पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी बताइएगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप लोगों को भी RSI समझने का और एक तरीका मिल गया होगा। तो लर्न एंड अर्न, ये भरत जी की लाइन है। लर्निंग हमेशा चालू रहनी चाहिए, जैसे अर्निंग हमेशा चालू रहती है वैसे लर्निंग भी हमेशा चालू रहनी चाहिए। धन्यवाद।